जय हिंद दोस्तों, स्टडी पीसेस विद अभ्यर्थी चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे अन्य प्रमुख जनजातियाँ। इससे पहले हमने प्रमुख जनजातियों का विस्तृत अध्ययन कर लिया है, जो कि हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जो भी बची हुई जनजातियाँ हैं तो उनका थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू ले लेते हैं। तो मध्य प्रदेश में कुल 43 जनजातियों के समूह पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश के 3 सबसे बड़े जनजाति समूह क्रमशः भील, गोंड एवं कोल। इसके अलावा मध्य प्रदेश में पाई जाने वाली जनजातियों में से 3 शहरिया, बैगा व भारिया, बैग में भरिए शहर जाइए, को भारत सरकार द्वारा विशेष पिछड़ी जनजाति घोषित किया गया है। ठीक है। इन सब के अतिरिक्त भी मध्य प्रदेश में अन्य प्रमुख छोटी बड़ी जनजातियां पाई जाती हैं, जिनका वर्णन निम्नानुसार है। तो कितनी जनजातियां हैं? 43 जनजातियां। पहले कितनी थी? 46। लेकिन क्या हुआ, 8 जनवरी 2003 को कीर, मीना और कौन सी, पारधी, ये इन जनजातियों को क्या कर दिया, ये अनुसूचित जनजातियों की लिस्ट से बाहर कर दिया गया। तो कितनी बची? 43। ये सब पहले की क्लासेस में ट्रिक बताई गई हैं, तो आप जाके देख लीजिए उनको। ठीक है। फिर उसके बाद तो पहली जनजाति कौन सी है? भिलाला जनजाति। भिलाला मध्य प्रदेश की एक प्रमुख जनजाति है, जो भील जनजाति की एक उपजाति मानी जाती है, किंतु इनका संबंध भील जनजाति से किसी भी प्रकार का नहीं है। ठीक है। भिलाला जनजाति स्वयं को महाराणा प्रताप का वंशज मानते। तो कैसे याद करेंगे कि जब पहले लोग युद्ध करते थे, महाराणा प्रताप लोग, तो भाला लेके करते थे। क्या लेके करते थे? युद्ध, भाला लेके। तो उसी से क्या याद किया रहेगा? भिलाला जनजाति। तो भिलाला जनजाति किसके वंशज हैं, या भिलाला जनजाति कौन वंशज माने जाते? तो महाराणा प्रताप, क्योंकि वो भाला लेके युद्ध करते हैं, ऐसे याद किया रहेगा। फिर भौगोलिक विस्तार, मध्य प्रदेश के झाबुआ, पश्चिमी निर्माण, धार, बड़वानी, अलीराजपुर और रतलाम जिले में प्रमुख रूप से पाई जाती है। तो याद करिएगा कि ये मध्य प्रदेश के इधर पाई जाती है। कौन कौन से जिले हैं? झाबुआ, पश्चिमी निर्माण, धार, बड़वानी, अलीराजपुर, रतलाम, ये प्रमुख जिले हैं। फिर शारीरिक विशेषताएं, तो यह जनजाति शारीरिक दृष्टि से भील जनजाति से भिन्न है। इनका कद ऊंचा, रंग गोरा, नैन नक्श साफ और सुंदर होते हैं। समानता इनका बदन गठीला, रौबदार चेहरा तथा रंग गुलाबी होता है। इसीलिए कहा जाता है कि भिलाला जनजाति कम, राजपूत अधिक लगते हैं। तो कौन सी जनजाति ऐसी है कि जो जनजाति कम, राजपूत अधिक लगती है? तो भिलाला जनजाति। कैसे याद करेंगे? महाराणा प्रताप को अपना वंशज मानते हैं, तो महाराणा प्रताप भाल लेके युद्ध करते हैं, तो भिलाला, और महाराणा प्रताप स्वयं राजपूत थे, तो उन्हीं की तरह ये लगते हैं। याद के रहिएगा। फिर उसके बाद भिलाला जनजातियों की 3 प्रमुख शाखाएं हैं, ओखे, पटेलिया, बालिया। ठीक है। तो ओखे, पटेलिया और क्या? वालिया। तो ओखे, पटेलिया, बालिया। ठीक है। ये किसकी है? भिलाला जनजाति की। ओखे, पटेलिया, वालिया इंपॉर्टेंट है। आप ओखे, पटेलिया, बालिया। ओखे को तड़वाल भी कहा जाता है। तो याद रहिएगा कि देखिए, ओखे की मतलब तीनों में, ओखे, पटेलिया और बालिया में ओखे को श्रेष्ठ माना जाता है, और ओखे को क्या बोला जाता है? तड़वाल। तो भाई श्रेष्ठ है, और ये महाराणा प्रताप के वंशज हैं, तो तलवार लेके, तो श्रेष्ठ कौन है? ओखे, ओखे, तड़वाल, ऐसे है। ठीक है। ठीक से याद के रहिएगा, क्योंकि कंफ्यूजन, जनजाति पढ़ना टफ नहीं है, जनजाति के क्वेश्चन सॉल्व करना टफ है, क्योंकि कंफ्यूजन बहुत क्रिएट होता है जब ऑप्शन वही जनजाति के रहते हैं। तो ट्रिक बनाते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा। भिलाला में इनका स्थान सबसे ऊंचा है, इसलिए पटेलिया और बालिया से ये विवाह संबंध नहीं करते। फिर भिलाला में अनेक गोत्र नाम पाए जाते हैं, जिनमें से कुछ का विवरण इस प्रकार है, जैसे जमरा, बोंदर, बघेल, सोलंकी, भीड़े, भिंडे, नरगेंस, मंडलई, परमार, डोडड़ा, चौगड़, कनाजिया, औहरिया, डावर, निगवाल, मुझलदा, रावत, तंडे, डला, रौतेला, रौतला, ये कोल जनजाति के हैं, और यहाँ रावत कौन से के हैं? भिलाला जनजाति के। ओखे और पटेलिया के गोत्र नामों में कहीं कहीं समानता पाई जाती है, फिर भी इनमें गोत्र और नातेदारी की व्यवस्था अलग है। इनमें जो गोत्र पाए जाते हैं उनका विवरण इस प्रकार है, खपेड़, परमार, सोपड़ा, राठौर, डामर, झरनिया, धुंदिया, भामर आदि। फिर इनकी सामाजिक
में परिवार की संस्था है, जैसे परिवार महत्वपूर्ण सामाजिक संस्था है तथा सामाजिक संगठन में परिवार की अहम भूमिका है। बिलाला जनजाति में संयुक्त, एकल दोनों प्रकार के परिवार पाए जाते हैं। परिवार के मुख्य का स्थान सर्वोपरि होता है। यही कारण है कि परिवार पितृसत्तात्मक, पितृवंशी, पितृस्थायी होते हैं। पंचायत, तो बिलाला जनजाति की एक पंचायत होती है। इस पंचायत का निर्माण पंचों द्वारा होता है। प्रत्येक मोहल्ले में एक व्यक्ति को पंच के रूप में चुना जाता है। ये सभी पंच मिलकर सरपंच का चुनाव करते हैं। सरपंच उस व्यक्ति को बनाया जाता है जो उम्र में अधिक हो तथा जो आर्थिक दृष्टि से संपन्न हो। याद रखिएगा कि उम्र में अधिक और आर्थिक दृष्टि से संपन्न व्यक्ति को सरपंच बनाया जाता है। सरपंच जो भी निर्णय देता है उसका पालन करना सभी के लिए बंधनकारी होता है। सरपंच द्वारा जो दंड दिया जाता है उसको पंचायत की मान्यता होती है तथा सभी को उसका पालन करना पड़ता है। प्रत्येक पंचायत में एक कोटवार होता है। कोटवार जहां एक और पंचायत के कार्यों में हाथ बटाता है, वहीं दूसरी ओर गांव के तथा अन्य व्यक्तियों को आवश्यक जानकारी एवं सूचनाएं उपलब्ध कराता है। याद करिएगा। फिर सांस्कृतिक विशेषताएं, बिलाला जनजाति में जब बच्चे को जन्म समय होता है तो दाइन को बुलाया जाता है। जन्म के बाद 3 दिनों तक बच्चे की माँ का दूध नहीं दिया जाता तथा उसे गुड़ और गर्म पानी कपड़े की रुई से पिलाया जाता है। बच्चे को पैदा होने के दिन कुछ नहीं दिया जाता, उसे केवल ताड़ी या शराब, शहद दिया जाता है। जो शहद बच्चे को दिया जाता है उसे कोप्टे का शहद कहा जाता है। याद के रहिएगा कि जो बच्चे को शहद दिया जाता है उसको क्या बोला जाता है? कोप्टे। 3 दिन बाद माँ को दलिया और गुड़ दिया जाता है तथा उसमें धावड़े का गोंद डाला जाता है। इतना इंपॉर्टेंट ये सब नहीं है। उसके बाद 10-15 दिन बाद जल पर्व पूजा होती है जिसमें पड़ोस के लोग आते हैं और बच्चे को धागा बांधते हैं। इसी दिन से बच्चे को समाज का सदस्य मान लिया जाता है। इसी दिन से बच्चे का नाम रख दिया जाता है। विवाह एवं विवाह प्रथाएं, विवाह व्यवस्था तथा परंपरा के अनुसार ही संपन्न होते हैं। बिलाला जनजाति में मुख्य रूप से पलायन विवाह, बलात विवाह, सेवा विवाह तथा व्यवस्थित विवाह प्रचलित है। व्यवस्थित विवाह क्या है? यह विवाह का वह प्रकार है जो एक व्यवस्था के आधार पर संचालित होता है। बिलाला जनजाति में बाल विवाह का प्रचलन नहीं है। संगोत्रियों तथा निकट संबंधियों का में विवाह करना वर्जित है। यदि पत्नी का मूल चुकाने की स्थिति में हो तो एक पुरुष एक से अधिक स्त्रियों के साथ विवाह कर सकता है। स्त्रियां तथा पुरुष पुनर्विवाह कर सकते हैं। समाज में विधवा तथा विधुर विवाह को मान्यता प्राप्त है। बिलाला समाज में बलात विवाह तथा प्रेम विवाह को सामाजिक मान्यता प्राप्त है। विवाह प्रक्रिया, बिलाला जनजाति में भी विवाह की एक निश्चित प्रक्रिया है। बिलाला विवाह का सूत्रपात भी मंगनी से ही होता है। विवाह संबंधित स्थापित करने के लिए पहल बहनोई अथवा जीजा द्वारा की जाती है जिसे मान गड़िया कहा जाता है। तो क्या बोला जाता है? मान गड़िया। फिर दहेज जवानी नौकर सांकेतिक आधार पर तय किया जाता है। मतलब बोलते नहीं है संकेत में। दहेज को देज कहते हैं। दहेज कितना हो यह निश्चित करने के लिए कन्या पक्ष की ओर से मक्का अथवा ज्वार के कुछ दाने एक कपड़े में बांधकर लड़के वाले को भेजे जाते हैं। एक दाना बराबर 100 रुपए का माना जाता है। तो बिलाला जनजाति में इसमें याद रखिएगा वधू मूल्य है। वधू मूल्य का मतलब लड़की पक्ष वालों को दहेज दिया जाता है लड़कों के द्वारा। ठीक है। फिर बिलाला जनजाति में विवाह अधिकांशतः वैशाख महीने में किया जाता है। तो विवाह कब होते हैं? वैशाख महीने में। फिर उसके बाद मृत्यु संस्कार, तो बिलाला जनजाति में मृत व्यक्ति को जलाने की परंपरा है। स्त्रियां कवाड़ा गाती हैं। ये इंपॉर्टेंट है कि स्त्रियां मृत्यु के समय क्या गाती हैं? कवाड़ा। कवाड़ा एक प्रकार का गीत होता है जिसमें मृत व्यक्ति के स्मरण को गीत में सम्मिलित किया जाता है। नाते रिश्तेदार मृत शरीर पर कफन डालते हैं। बाद में इस कफन को ढोलकिया को दे दिया जाता है। फिर मृत्यु वाले दिन मृत व्यक्ति के घर खिचड़ी बनती है जिसे घाट कहते हैं। 12वें दिन नुक्ता होता है। इसमें बहू अथवा बेटी बकरा लाती है जो उस दिन बनाया जाता है। फिर तीरथ भोजन। अनेक बार ऐसा भी होता है कि मृत व्यक्ति की अर्थी उठाने से पहले यह तय कर लिया जाता है कि मृत्यु भोज में क्या बनेगा। मृत्यु व्यक्ति को जलाने के बाद कहीं कहीं नदी आदि किनारे भोजन बनता है तथा सभी लोग भोजन कर वापस आते हैं। उसे तीरथ भोजन कहते हैं। तो ऐसे पूछ सकता कि तीरथ भोजन किस जनजाति से संबंधित है? तो बिलाला जनजाति से संबंधित है। और ये भी पूछ सकते हैं कि तीरथ क्या है? तो तीरथ एक प्रकार का मृत्यु भोज है। 2 प्रकार से इसमें क्वेश्चन बन सकता है। फिर पर्व उत्सव त्योहार, तो दिवासा यह जुलाई माह में मनाया जाता है। इसमें वाण देव की पूजा की जाती है। इसी दिन सती स्त्री तथा अकाल मृत व्यक्ति की पूजा की जाती है। फिर उसके बाद राखी, यह महत्वपूर्ण त्योहार होता है जो 15-20 दिनों तक चलता है। राखी बांधने का समय शाम को निर्धारित है। यह राखी पालतू जानवरों को भी बांधी जाती है। याद रखिएगा कि राखी पालतू जानवरों को भी बांधी जाती है।
फिर जन्माष्टमी, भिलाला जनजाति में जन्माष्टमी अत्यंत धूमधाम से मनाई जाती है। इस त्योहार को ये लोग अठवी कहते हैं। क्या कहते हैं? अठवी। फिर 11 से एकादशी को मनाए जाने वाले त्योहार को 11 कहते हैं। नौ दुर्गे, वर्ष में 2 बार नवरात्रि आती है। इसमें चैत्र की नवरात्रि में नव दुर्गे की पूजा की जाती है तथा क्वार मास की नवरात्रि को गणगौर की पूजा की जाती है। तो 2 बार नवरात्रि आती है, चैत्र और किस में आती है? क्वार में, याद किए रहिएगा। फिर उसके बाद दीपावली, इस दिन उबा बाबा की पूजा की जाती है। तो दीपावली के दिन किसकी पूजा होती है? उबा बाबा की। यह उबा बाबा एक पेड़ के नीचे होता है जहाँ मिट्टी के बर्तन तथा घोड़ा, गाय, बैल आदि चढ़ाते हैं। फिर होली, होली के एक पखवाड़ा पहले जहाँ होली जलाई जाती है, सेमल के पेड़ की एक डाल काटकर उस स्थान पर गाड़ दी जाती है। कंडे सूखा गोबर की माला बनाई जाती है तथा उस माला को इस सेमल की लकड़ी पहनाया जाता है जिसे बल्ल्या कहते हैं। बल्ल्या मतलब लगभग सभी क्षेत्रों में ये प्रचलित है आज भी। फिर उसके बाद धार्मिक जीवन, 7 मात्रा, शीतला माता को 7 मात्रा कहते हैं। 7 माता की भी पूजा की जाती है। बच्चों की बीमारी आदि में खासकर 7 मात्रा को मन्नत दिए जाने का प्रावधान है। फिर बड़वा, बड़वा भिलाला जनजाति का धार्मिक गुरु होता है जो औषधि झाड़ फूक का कार्य करता है। जब परिवार का कोई व्यक्ति बीमार होता है तो सभी उसी के पास जाते हैं। वह धागा बांधता है और अगर रोगी अच्छा हो जाता है तो उसे मन्नत के अनुसार बड़वा दिया जाता है। फिर उसके बाद भिलाला जनजाति एक नज़र में तो परिचय क्या है कि उपजाति है भीलों की, महाराणा प्रताप को वंशज मानते हैं। विस्तार क्या है? झाबुआ पश्चिमी निर्माण। ये जब आप रिवीजन करेंगे, बार बार रिवीजन करेंगे तो यही ब्रैकेट ही पढ़ना है, अंदर की चीज़ें बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना, ठीक है? तो इसको आप पढ़ लीजिएगा, वही चीज़ें हैं, शॉर्ट में लिखी गई चीज़ें हैं, तो अच्छे से इनको रिवीजन कर लीजिएगा आप। फिर अब हमारी दूसरी जनजाति कौन सी है? अगरिया। अगरिया जनजाति गोंड जनजाति की एक उपशाखा है, यह उपजाति है। यह लोहे को आग में गलाकर लोहे की कारीगरी का कार्य करते हैं, अतः इनका नाम अगरिया हुआ। अगरिया अपने लौह शिल्प के लिए जानी जाती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सी जनजाति अपने लौह शिल्प के लिए जानी जाती है? तो अगरिया। रसेल और हीरालाल के अनुसार ये विश्व में लोहे के प्राचीनतम कारीगर हैं। ये अपनी उत्पत्ति आग अग्नि से मानते हैं, ठीक है? फिर भौगोलिक वितरण, यह मध्य प्रदेश के सिगरौली, अनूपपुर, शहडोल, सीधी, मंडला, बालाघाट, उमरिया और डिंडोरी जिले में निवास करते हैं। फिर इनकी उपजातियाँ कौन कौन सी हैं? पथरिया और क्या? खुटिया। अगरिया जनजाति को मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया, पथरिया और क्या? अगरिया। याद किए रहिएगा, पथरिया और अगरिया। फिर उसके बाद वरिया रेलवे ने 4 भागों में बांटा है, पथरिया, खलहा, चोक, मलाही। तो याद करिएगा कि जैसे पत्थर लोहे का काम करते हैं तो लोहे से ही पत्थर लगा लीजिएगा। फिर उसके बाद चोक, फिर मलाही, खलहा, बस एक बार रिवीजन किए रहिएगा, रीड भरना है मतलब इसका। फिर शारीरिक विशेषताएं, ये प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड समूह की जनजाति हैं। कद मध्यम, रंग काला, रंग सांवला, नासिका मध्य में चौड़ी होती है, बाल हल्के घुंघराले, आंखें सामान्य से छोटी होती है, ये नहीं पढ़ना है। निवास इनके मकान घास फूस के बने होते हैं जो एक कक्षीय होते हैं और पहाड़ों के ऊपर क्षेत्र में गांव बसाते हैं जो केंद्रीकृत होते हैं। देवता, अगरिया जनजाति के प्रमुख देवता लोहासुर है, लोहे का काम करते हैं और जिनका निवास स्थान धधकती हुई भट्टियों में माना जाता है। अगरिया लोग अपने देवता को काली मुर्गी की भेंट देते हैं। तो कौन सी जनजाति अपने देवता को काली मुर्गी का भेंट देती है? अगरिया जनजाति। फिर सामाजिक विशेषताएं, तो इनका समाज पितृसत्तात्मक होता है, एकल एवं संयुक्त परिवार प्रणाली पाई जाती है। विवाह में बहुपत्नी विवाह, विधवा विवाह प्रचलन में है। ये उड़द दाल को शुभ संकेत के रूप में उपयोग में लाते हैं। और एक जनजाति पिछली क्लास में बताया है कि उड़द दाल को कौन शुभ संकेत मानते हैं, तो बंजारा जनजाति। फिर अगरिया जनजाति में वधु शुल्क प्रचलित नहीं है, याद किए रहिए कि वधु शुल्क का प्रचलन यहाँ नहीं है। खान पान, इनका प्रिय भोजन सुअर का मांस होता है। मक्का से बनी पेज और महुआ की बनी मंद शराब का ये सेवन करते हैं। वस्त्र एवं आभूषण, पुरुष धोती बनियान व बंडी पहनते हैं, स्त्रियां धोती पोलका जिसको ब्लाउज बोला जाता है पहनती हैं। फिर सांस्कृतिक विशेषताएं, ये बहुदेववादी एवं प्रकृति पूजक होते हैं। शवों को मुक्तः दफनाया जाता है लेकिन अकाल मृत्यु सम्मानीय व्यक्ति की मृत्यु के बाद जलाया जाता है। प्रमुख त्योहार इनके बिदरी, नवाखाई, जवारा, होली, दिवाली, दशहरा। नृत्य कौन है? परधौनी, कर्मा, झरपट। फिर भाषा कौन सी है? छत्तीसगढ़ी, बुंदेली, गोंडी। अब नेक्स्ट जनजाति कौन सी है? पनिका। यह मध्य प्रदेश की एक पिछड़ी जनजाति है जो कपड़े बुनने का कार्य करती है। तो याद करिएगा कि कपड़े बुनने का काम कौन करती है? पनिका, ठीक है? इस जनजाति के लोगों को प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति, द्रविड़ प्रजाति से
का संबंध है। पनिका जनजाति के लोग कबीरपंथी होते हैं, ये कबीरहा भी कहलाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है कि पनिका जनजाति कौन सी जनजाति ऐसी है जो कबीरपंथी होती है, तो पनिका जनजाति, इनको कबीरहा भी बोला जाता है। ये अपनी उत्पत्ति देवी जी से मानते हैं एवं कबीर को अपना पूर्वज मानते हैं। तो कौन सी जनजाति कबीर को अपना पूर्वज मानती है? पनिका जनजाति। ठीक है। फिर भौगोलिक इनका वितरण, पनिका मुख्यतः छत्तीसगढ़ से के विंध्य प्रदेश की जनजाति है। यह मध्य प्रदेश में सीधी, शहडोल, अनूपपुर, उमरिया में पाई जाती है। शारीरिक विशेषताएं क्या है? इनकी त्वचा सांवली, आंखें काली, कद मध्यम, बाल घुघराले होते हैं। ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है। आवास, मकान घास फूस बांस के बने होते हैं जिन पर मिट्टी व गोबर का लेप होता है। ये पहाड़ों के ढलान पर एवं जंगलों के पास निवास करते हैं। इनके मकान आमने सामने पंक्तिबद्ध रूप से बसे होते हैं। उपजातियां, तो उपवर्ग शक्ति, साकेत, पनिका, कबीरपंथी। याद करिएगा कि शक्ति, साकेत, पनिका, कबीरपंथी ये सब पनिका जनजाति की उपवर्ग है। पनिका जनजाति कई गोत्रों बटी होती है जिन्हें कुर कहा जाता है। कुर का शाब्दिक अर्थ होता है कुली। कई कुर मिलकर एक कुराहा का निर्माण करते हैं। कुराहा के लोग आपस में विवाह नहीं करते हैं। सामाजिक विशेषताएं, इनका समाज पितृ सत्तात्मक होता है। इसमें परिवार एकल व संयुक्त प्रकार के होते हैं। फिर विवाह इनमें कौन कौन से हैं? इनमें समगोत्री विवाह नहीं होते हैं। वही लमसेना, घुसपैठिया, पुनर्विवाह, प्रेम विवाह, देवर भाव विवाह आदि प्रचलित है। वधु मूल एवं बहुपत्नी विवाह का प्रचलन है। तो ये विवाह पहले अच्छे से विस्तृत रूप से गौंड जनजाति में बताया गया कि कौन से विवाह का क्या मतलब होता है। पुरानी क्लासेस में आप देख लीजिएगा। फिर धार्मिक विशेषताएं, और इधर जनजातियों में जब ये जनजाति जैसे पनिका हो गई, भिलाला हो गई, इन सब में मेन 3 से 4 पॉइंट, किनका कहाँ किस क्षेत्र के में इनका निवास स्थान है और किसको अपना वंशज मानते हैं, 2-3 पॉइंट ही याद करना है, ज़्यादा डीप इनको नहीं पढ़ना है। फिर धार्मिक विशेषताएं, ये प्रकृति पूजक एवं बहुदेववादी होते हैं। सूर, इंद्र, हनुमान, दूल्हा देव, बूढ़ी माता, मरही, हुल्की बाई आदि की पूजा करते हैं। वन माई, रात माई, बूढ़ा देव इनके पारंपरिक देवी देवता हैं। हिंदू धर्म के प्रभाव से ये राम, हनुमान, सीता की पूजा करते हैं। ये कबीरपंथी हो चुके हैं तथा इनका एक धर्म गुरु होता है जिसे क्या कहा जाता है? मेती। याद करिएगा कि इनका धर्म गुरु कौन है? मेती। फिर सांस्कृतिक विशेषताएं, भाषा कौन सी इनकी? गोंडी, बैगानी एवं छत्तीसगढ़ी की मिश्रित बोली प्रयोग करते हैं। देखिए भाषा क्या होगी? जो जनजाति जिस क्षेत्र में, देखिए एक विशेष क्षेत्र तो है किसी जनजाति का, लेकिन ऐसा नहीं है कि अच्छा अब वो कोल जनजाति रीवा में पाई जाती है तो वो एक भी इंदौर या धार या झाबुआ इन क्षेत्रों में नहीं पाई जाएगी। कुछ कोल वहाँ भी पाए जाएंगे। तो जो जहाँ रहेंगे, एक विशेष स्थान किसी का होता है, उसके अलावा वो हर जगह रहते हैं। तो जिस क्षेत्र में जो जनजाति निवास जहाँ रहेगी तो उस क्षेत्र के हिसाब से उसकी बोली होगी। तो बोली वाली भाषा से बहुत परेशान नहीं होना है। फिर नृत्य कौन है? कर्मा नृत्य, दशहरा, सैला, कर्मा, झरपट नृत्य आदि। अब ये भी कन्फ्यूजन होती होगी कि नृत्य, त्योहार, पर्व ये सब सेम है। तो ये या ऑप्शन में क्या रहेगा कि जिस 2 जनजातियों का जैसे एक ही वो रहेगा तो ऑप्शन में नहीं देगा। तो इसलिए निश्चिंत, इसलिए आराम से पढ़िए। फिर अन्य तथ्य, कबीरहा मांस मदिरा का सेवन नहीं करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी हमने लगभग जितनी जनजातियां देखी तो मांस मदिरा का सब सेवन करते हैं। तो कबीरहा मांस मदिरा का सेवन नहीं करते हैं। यह जनजाति पारंपरिक वस्त्रों का निर्माण करती है। तो वस्त्रों के निर्माण से लोहे का काम अगरिया, वस्त्र से संबंधित ये पनिका, इनको कबीरहा भी बोला जाता है। ये मांस मदिरा नहीं खाते हैं। फिर उराव जनजाति, उराव जनजाति भाषा के आधार पर द्रविड़ वर्ग की मानी जाती है। ये लोग स्वयं को कुरुख कहते हैं। क्या कहते हैं स्वयं को? कुरुख। तो उकू, तो उराव जनजाति अपने क्या कहेगी? कुरुख, उकू उकू उकू, ऐसे याद कर। इस जनजाति के लोग धांगड़, धनका, किसान आदि नामों से भी जाने जाते हैं। फिर भौगोलिक विस्तार, यह जनजाति मुख्यतः मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र अर्थात भोपाल, नरसिंहपुर, अनूपपुर, बड़वानी, जबलपुर, इंदौर, मंडला, डिडौरी तथा सिंगरौली जिले में निवास करती है। फिर इसकी उपजातियां, तो उरांव, धांगड़, धनका, कोड़ा है। फिर गोत, लकड़ा, तिग्गा, तिरकी, टप्पो, मिंजवे, खलको, कोजोरिक्का आदि हैं। फिर सामाजिक विशेषताएं क्या है? उरांव की अपनी सामाजिक व्यवस्था होती है। गांव के मुखिया को महतो एवं पुजारी बैगा कहलाता है। गांव का मुखिया महतो एवं पुजारी बैगा कहलाता है, याद रखेगा। फिर इस जनजाति में कई समवर्ती ग्राम पराह के रूप में संगठित होते हैं। किसके रूप में? पराहा के रूप में। कई ग्राम की जाति पंचायत मिलकर पराहा पंचायत बनाते हैं। पराहा पंचायत का प्रमुख पराहा राजा होता है, याद करिएगा पराहा। तो उक्कू और उप
ऐसे याद करेगा कि पराहा का संबंध किस जनजाति से है, कुरुख किसको बोला जाता है, उराव जनजाति को। फिर ग्राम पंचायत को गांव परिषद भी कहा जाता है, जिसे ये पराहा भी कहते हैं। उराव का निर्णय प्रणाली राज्य विहीन विशेषता से युक्त है। तो राज्य विहीन विशेषता का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि लोग खुद ही निर्णय करते हैं कि मतलब राज्य का हस्तक्षेप नहीं होता। फिर आवास, इनके घर मिट्टी के बने होते हैं तथा छत लकड़ी और देसी खपरेल के बने होते हैं। घर की दीवार की पुताई हिंदू उराव काली मिट्टी व ईसाई उराव चूने से करते हैं। हिंदू उराव किससे करते हैं, काली मिट्टी से, और ईसाई उराव चूने से। चूने होने का निर्माण बाद में हुआ है, तो याद करिएगा कि ईसाई मत का प्रचार बाद में हुआ है, तो और इसलिए वो चूने का प्रयोग करते हैं ईसाई उराव, और हिंदू उराव काली मिट्टी का। ठीक है। फिर उसके बाद खान पान भोजन, तो उराव जनजाति के मुख्य भोजन चावल, कोदो, कोदली, पेज है। इसके अलावा उड़द, मूंग की दाल और मौसमी सब्जी खाते। त्योहारों एवं उत्सवों में चावल की शराब हांडिया बनाकर पीते हैं। तो याद करिएगा हांडिया का मतलब क्या है, चावल की शराब। फिर उसके बाद विवाह, इनमें बुंदो विवाह वही बधूमूल, बंदवा विवाह राजी मर्जी से, ढुकू विवाह लड़की द्वारा घर चुनना, विधवा विवाह आदि पाए जाते हैं। इसमें युवक युवती को विवाह पूर्व भी स्वेच्छा से साथ रहने की अनुमति होती है। वस्त्र एवं आभूषण, पुरुष छोटी धोती व घर का पहनते हैं, महिलाएं लुगड़ा पोलका पहनती है। ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, प्रीलिम्स के लिए तो खास तौर से। फिर जन्म मृत्यु संस्कार, उराव जनजाति में मृत्यु होने पर मृतक को दफनाते हैं। मृत्यु के 3 दिन बाद रिश्तेदारों को बुलाया जाता है तथा तीही नाहवन की रस्म पूरी की जाती है। किसकी रस्म पूरी की जाती है, तीही नाहवन। तीही नाहवन, इसी दिन से मृतक के घर एवं परिवार को शुद्ध माना जाता है। ईसाई उरावों के मृत्यु के समय पादरी को बुलाया जाता है, वह ज्ञान धर्म आदि को उपदेश देता है तथा पापों को प्रायश्चित कराता है। आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की जाती है, इसे अंतमलन कहते हैं। मतलब उराव कुछ क्या है, ईसाई बन गए हैं, कुछ हिंदू हैं, तो इसलिए अलग अलग बताया गया है। फिर नृत्य, उराव जनजाति के प्रमुख नृत्य सरहुल, घुड़िया, डंडा, कर्मा। फिर पर्व उत्सव, तो प्रमुख त्योहार कर्मा, सरहुल, दशहरा, दीपावली, नवाखाई, फागुन आदि है। फिर धार्मिक विशेषताएं, धर्म के आधार पर उराव जनजाति 2 भागों में बटी है, हिंदू उराव, ईसाई उराव। तो उराव जनजाति के प्रमुख देव सूर्यदेव हैं, जिसे धर्मेश हैं, और गांव के देवी देवता चंडी, अंधेरी पाठ, गांव देवी पाठ, राजा आदि हैं। जादू टोना पर इनका बहुत विश्वास होता है। तंत्र मंत्र के जानकार जो देवी देवता का पुजारी होता है उसे पाहन कहते हैं। तो देवी देवताओं के जानकार को क्या बोला जाता है, पाहन। पाहन धार्मिक पुरुष होता है। इनका पूजा ग्रह बगिया एवं युवा ग्रह क्या कहलाता है, धूम कोरिया। तो उराव का युवा ग्रह क्या कहलाता है, धूम कोरिया, और पूजा घर क्या कहलाता है, बगिया। फिर उराव के अनेक गोत्र टोटम संबंधित होते हैं, जिनके नाम पशु पक्षी मछलियां वृक्षों के नाम पर रखे जाते हैं। अब नेक्स्ट जनजाति कौन सी है, कांवर जनजाति। तो इसे कनवार कमार जनजाति भी कहते हैं। कवार में 8 उपवर्ग हैं, जिसमें से एक तवार जो स्वयं को तोमर राजपूत मानते हैं। तवार देखने में गोंड के समान है, तो कवार को क्या बोला जाता है, कनवार या कमार जनजाति। इनके 8 उपवर्ग हैं, इनमें से एक जो तवार उपवर्ग है वो अपने आप को तोमर राजपूत मानते हैं। ठीक है। कंवर जनजाति गण चिन्हों तथा गोत्रों में विभाजित है। ये अपने गण चिन्हों में वन्य पशुओं तथा आसपास की वस्तुओं जैसे सीसा, भंडार, छाता आदि का प्रयोग करते हैं। कंवर जनजाति अपनी उत्पत्ति कौरव वंशी राजा दुर्योधन को बताते हैं। तो ये याद के रहिएगा कि अपनी उत्पत्ति किसको मानते हैं, कहाँ से मानते हैं, कौरव वंशी राजा दुर्योधन को। कमार जनजाति सैनिक कार्य को अर्थात फौज में कार्य करने को अपना परंपरागत, अब दुर्योधन युद्ध में लड़ा था, महाभारत के युद्ध में, तो भाई सैनिक कार्य ही है, तो ये लोग सैनिक कार्य को अपना परंपरागत कार्य मानते हैं। फिर भौगोलिक विस्तार, जनसंख्या, तो प्रदेश में यह शहडोल, अनूपपुर, सीधी और सिंगरौली जिले में निवास करती है। यह एक छोटी जनजाति है जिसकी कुल जनसंख्या केवल 18,603 जनगणना 2011 के अनुसार है। ठीक है। फिर उपजातियाँ क्या है इनकी, तंवर अथवा छतरी, राठिया, फेंकरा, चेरवा, दूध कंवर आदि। फिर गोत्र इतना है, कुछ याद नहीं करना है। लोढ़ा, बीछी, सुआ, बोकरा, चीता, बिलवा, ये इतना चीज़ें याद भी नहीं कर सकते, तो छोड़िए इसको। ठीक है। फिर उसके बाद सामाजिक विशेषताएं, कंवर जनजातियों में पितृवंशी तथा पितृसत्तात्मक प्रथा पाई जाती है। कंवर जनजाति की पंचायत में प्रत्येक शासन का उत्तरदायित्व कुराहा, गांव के प्रधान को क्या बोला जाता है, कुराहा। सरपंच पंचायत का मुखिया होता है। गांव प्रधान को क्या बोलेंगे, कुराहा, और सरपंच पंचायत। फिर कंवर जनजाति की अपनी परंपराओं में जाति पंचायत होती है। पंचायत प्रमुख को सरपंच, पंचायत के मुखिया को सरपंच बोलेंगे, अब पंचायत प्रमुख को क्या बोलेंगे, नौटिया। ठीक है। फिर उसके बाद
कि पंचायत के अतिरिक्त 7-8 गांव के मिलाकर चक पंचायत होती है। अगर ग्राम पंचायत में निर्णय नहीं हो पाता तो मुद्दा चक पंचायत में लाया जाता है। जैसे अपने में अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से हार मिली तो हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट, उसी तरह फिर लाया जाता है। फिर इसके बाद 7 उपजातियों की सतगड़िया पंचायत होती है। ये कवर समाज का सर्वोच्च पंचायत होता है। तो मतलब पहले क्या होगी, पंचायत से चक पंचायत, चक पंचायत से भी बढ़ के कौन सा, सतगड़िया पंचायत। ये कवर समाज की सर्वोच्च पंचायत होती है। इसका निर्णय मानने के सभी बाध्य होते हैं। दुबे के अनुसार कमार जनजाति की अदालती कार्रवाई उचित न्याय पर आधारित रहती है। तो इनकी मतलब न्यायपालिका मजबूत है। फिर आवास कवर जनजाति गांव में निवास करते हैं, वह इनके साथ अन्य जनजाति के लोग भी निवास करते हैं। कवर जनजातियों के मकान मिट्टी के बने होते हैं। घर के अंदर अनाज रखने के लिए खोड़िया कोठी रहती है। फिर खान पान भोजन तो शाकाहारी एवं मांसाहारी दोनों होते हैं, किंतु इनमें मुर्गा का मांस खाना और शराब पीना वर्जित है। तो कवार जनजाति में मुर्गा का मांस खाना और शराब पीना क्या है, वर्जित है। वस्त्र और आभूषण, स्त्रियां बहुत से आभूषण जैसे हाथ में कंकनी, चूड़ी, ऐठी, बाह में नागमोटी, ये सब कुछ नहीं। जन्म संस्कार, कवर जनजाति से प्रसव बुजुर्ग महिला या दाई द्वारा घर में ही कराया जाता है। प्रसव के बाद प्रसूता को 3 दिन तक भोजन नहीं दिया जाता। फिर विवाह संस्कार, कवार जनजाति में विवाह संस्कार जाति के बुजुर्ग व्यक्ति संपन्न कराते हैं। विवाह 5 चरणों में पूरा होता है। विवाह रस्म क्रमशः मगनी, फिर द्वारा मांगा, फिर रोटी तोड़ना, फिर विवाह, फिर गौना रस्म। फिर कवार जनजाति में विनिमय, गुरावट तथा घर जमाई प्रथा प्रचलित है। विधवा को चूड़ी पहनने अर्थात पुनर्विवाह की अनुमति है। सगोत्री विवाह वर्जित है। फिर मृत्यु संस्कार, कवर जनजाति में मृतक व्यक्ति को जलाने की प्रथा है। तीसरे दिन तीज नहाने की रस्म पूरी की जाती है। 10वें दिन पुरुषों एवं 9वें दिन स्त्री मृतक का दाह कर्म किया जाता है। बच्चे की मृत्यु होने पर उसे जमीन में गाड़ देते हैं और 5वें दिन भोज कर देते हैं। फिर नृत्य गान, कवर जनजाति में कर्मा नृत्य, शुआ, भोजली नृत्य, राम सप्ताह, रह शादी होता है। अभी लोक नाट्य लोक संस्कृति चैप्टर जो है उसमें ये चीज़ें कवर हो जाएंगी अच्छे से। फिर पर्व त्योहार तो हरियाली, जन्माष्टमी, वही पोला, तीजा, पीतल, नवाखानी, अनंत चौदस, परमा एकादशी, दुर्गा नवमी, दशहरा आदि। फिर धार्मिक विशेषताएं, कवार जनजाति के प्रमुख देवी देवताओं दूल्हा देव, सगाई देवी, ठाकुर देव, शिकार देव, सर्वमंगला देवी, झगड़ा खंड जिसे दुधारी तलवार, ये सब धार्मिक इनकी विशेषताएं हैं, इंपॉर्टेंट नहीं है कुछ। आर्थिक जीवन, ये लोग फौज सेना में काम करना अपना परंपरागत कार्य मानते हैं। फिर कवार जनजाति मुख्य व्यवसाय कृषि में धान, कोदो, तिल, तिवरा, मूंग, उड़द आदि की फसलें। भूमिहीन परिवार अन्य लोगों को खेती मजदूरी करते हैं। जंगलों में महुआत। इधर अपना टाइम वेस्ट बिल्कुल मत करिएगा, आप क्वेश्चन सॉल्व करिएगा तो ऐसे समझ में आ जाएगा किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। फिर जंगलों में महुआ, तेंदू पत्ता, माहुल पत्ता, चार गोंद, हर्रा, दवाई के फूल आदि भी से भी आय अर्जित करते हैं। कृषि उपकरण में नागर, कोपर, कुदारी, टांगी आदि सामानों के साथ शिकार के औजार भी आते हैं। फिर खैरवार जनजाति, खैर वृक्ष से कत्था ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पनिका वस्त्र संबंधित, अगरिया लोहे संबंधित और खैरवार कत्था बनाने से संबंधित। ये खैर वृक्ष से कत्था निकालने के कारण खैरवार कहलाने वाली यह मुंडा समूह की प्रमुख जनजाति है। इस जनजाति के द्वारा कत्था बनाने का विशेषीकृत कार्य किया जाता है। इस जनजाति का भौगोलिक वितरण ग्वालियर, शिवपुरी, उमरिया, सीधी, अनूपपुर, शहडोल में है। यह जनजाति कैमूर पहाड़ी में स्थित खरियागढ़ को अपना मूल स्थान मानती है। तो कैमूर पहाड़ी में स्थित खरियागढ़ को अपना मूल स्थान। पन्ना, छतरपुर में खैर जनजाति को कोंदार के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? कोंदार के नाम से। मध्य प्रदेश में मंडला और बिंद क्षेत्र में कत्था निकालने वाले खैरवारों को खैरुआ कहा जाता है। बघेलखंड, ये पन्ना, छतरपुर आदि क्षेत्रों में कोंदार, जबकि बिंद क्षेत्र में इनको क्या कहा जाता है? खैरुआ। फिर खैरवार जाति के पंचायत का मुखिया महतो मांझी कहलाता है। क्या कहलाता है? महतो मांझी। फिर बिरहोर स्वयं को खैरवार की उपशाखा मानते हैं। तो बिरहोर तो ऐसे याद किए रहिएगा कि खैरवार उसी से मिलता जुलता क्या है? बिरहोर, खैरवार, बिरहोर स्वयं को खैरवार की उपशाखा मानते हैं। फिर उसके बाद खैरवार कत्था निकालने के अतिरिक्त वनोपज संचयन तथा मजदूरी का कार्य भी करते हैं। इनका शरीर बलिष्ठ होता है। इसमें महिलाएं भी पुरुषों के समान साहसी और फुर्तीली होती हैं, ठीक है। इस जनजाति के लोग अनंत चतुर्दशी, होली, नवरात्रि आदि पर्व मनाते हैं। फिर धनुक जनजाति, तो धनुक शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के धनुष से हुई है, जिसका अर्थ है धनुष रखने वाला। धनुक जनजाति कहाँ मुख्यतः भिंड, मुरैना, उज्जैन, रतलाम, झाबुआ, इंदौर, सतना, मैहर जिले में निवास करते हैं। इनमें विवाह समानता बाल्यावस्था में ही हो जाता है। तो किस जनजाति में विवाह बाल्यावस्था में ही हो जाता है? तो धनुक जनजाति में। फिर उसके बाद
सौर जनजाति मध्य प्रदेश के सागर, दमोह, छतरपुर, शिवपुरी, श्योपुर जिले में निवास करती है। 100 लोगों में भवानी की पूजा की जाती है, जिसका एक नाम दूल्हा देव भी है। फिर बिजवार जनजाति, बैगन जनजाति का विकसित वर्ग बिजवार कहलाता है। अंततः बिजवार मध्य प्रदेश की एक अल्पसंख्यक जनजाति है। ये मूलतः द्रविड़ियन परिवार के हैं। बिजवार बैगा जनजाति की उपजाति है। बिजवार शब्द की उत्पत्ति बिंद पहाड़ी से मानी जाती है। विंध्याचल पर्वत के मूल निवासी होने कारण इस जनजाति का नाम बिजवार पड़ा है। विंध्यवासिनी के पुत्र 12 भाई बैठकर को ये अपना पूर्वज मानते हैं। तो विंध्यवासिनी के पुत्र 12 भाई बैठकर को ये क्या मानते हैं? अपना पूर्वज मानते हैं। बिजवार जनजाति प्रमुख रूप से छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। मध्य प्रदेश के बालाघाट, मंडला, डिंडोरी में निवास करती है। बड़े बिजवार, सोनझार, बिरजिया, बिंझिया आदि इनकी प्रमुख उपजातियां हैं। रशेल एवं हीरालाल ने इन्हें कुशल कृषक और उन्नत खेती की विधि अपनाने वाला कहा है। बिजवार की मातृभाषा क्या है? छत्तीसगढ़ी। छत्तीसगढ़ के महान क्रांतिकारी वीर नारायण सिंह इसी समुदाय से संबंधित हैं। तो महान क्रांतिकारी वीर नारायण सिंह किस जनजाति से संबंधित हैं? बिजवार से। फिर बिजवार विंध्यवासिनी देवी की पूजा करते हैं। फिर अब प्रधान, तो प्रधान संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है मंत्री होता है। ये प्रधान जिसको बोलते हैं वही। गोंड राजाओं के मंत्री हुआ करते थे। प्रधान को पटरिया भी कहा जाता है। प्रधान की मातृभाषा क्या है? गोंडी है, जिसका संबंध द्रविड़ भाषा परिवार से है। प्रधान गाथावाचक के रूप में जाने जाते हैं तथा इनके आजीविका का साधन संगीत है। ये गोंड राजाओं को प्रशस्ति गायक भाट भी हुआ करते थे, मतलब गाना वाना भी गाते थे। प्रशस्ति गायक मतलब बड़ाई का गाना, कि राजा के विषय में, युद्ध के विषय में गाना। यह जनजाति प्रदेश के पूर्वी सतपुड़ा क्षेत्र, नर्मदा घाटी तथा बंगाल बघेलगंज क्षेत्र में निवास करती है। ठीक है। फिर उसके बाद मवासी जनजाति। तो वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में मवासी जनजाति की कुल जनसंख्या इतनी है, कोई ज़रूरी नहीं है। जो इतने प्रतिशत है कोई ज़रूरी नहीं है। मध्य प्रदेश में मवासी जनजाति छिंदवाड़ा, सतना, मैहर, नर्मदापुर, भोपाल, पश्चिमी निमाड़ तथा बैतूल जिलों में निवास करती है। तो कहाँ कहाँ? छिंदवाड़ा, सतना, मैहर, नर्मदापुर, भोपाल, पश्चिमी निमाड़ तथा बैतूल। फिर मांझी जनजाति। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में मांझी जनजाति की कुल जनसंख्या 50,655 है। जो राज्य की कुल जनजाति जनसंख्या का मात्र इतना है, कुछ नहीं। कहाँ पाई जाती है? ग्वालियर, रीवा, भोपाल, भिंड, मुरैना, जबलपुर, दतिया, इंदौर तथा श्योपुर जिले में निवास करती है। ये निवास जिले और कौन सी जनजाति किस जिले में है, इस पे एक टेबल में आप बना लीजिएगा, एक बार उसको रिवाइज कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है। फिर पाओ जनजाति। जनगणना 2011 के अनुसार इतने प्रसिद्ध है। पाई कहाँ जाती है ये? तो शहडोल, अनूपपुर और सतना। कहाँ पाई जाती है? शहडोल, अनूपपुर और सतना में। शहडोल, अनूपपुर और सतना में। फिर आंध्र जनजाति। यह जनजाति द्रविड़ प्रजाति से संबंधित है। इनकी जनसंख्या मध्य प्रदेश में 1971 की जनगणना के अनुसार मात्र 8 थी। आंध्र जनजाति की। इसे पेन गंगा नदी घाटी की जनजाति भी कहा जाता है। भाई आंध्र प्रदेश साइड के, इसीलिए इसे पेन गंगा नदी घाटी की जनजाति कहा जाता है। आंध्र जनजाति को संस्कृत में आंध्र कहा जाता है। ऐतरेय ब्राह्मण में सर्वप्रथम आंध्र जनजाति का वर्णन मिलता है। तो याद करिएगा कि किस ब्राह्मण ग्रंथ में मिलता है? ऐतरेय ब्राह्मण। की वदंती के अनुसार सातवाहन राजाओं की उत्पत्ति इसी जनजाति से हुई है। आंध्र जनजाति मुख्यतः छिंदवाड़ा जिले में। तो ये इंपॉर्टेंट है कि आंध्र जनजाति कहाँ पाई जाती है? छिंदवाड़ा जिले में। ठीक है। फिर उसके बाद बिहार जनजाति। तो टीकमगढ़ एवं सीधी जिले में पाई जाती है। सिर्फ जिले याद करना है। प्रदेश में इनकी जनसंख्या 10,000 से भी कम है। तो कहाँ पाई जाती है? बिहार, टीकमगढ़ एवं सीधी। फिर बिरहोर मुख्यतः झारखंड की निवासी जनजाति है। मध्य प्रदेश में शहडोल जिले में बिरहोर जनजाति छोटे समूह मिलते हैं। फिर कोलम जनजाति। तो यह मुख्यतः नागपुर विदर्भ जनजाति है। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा, बालाघाट, सिवनी जिले में निवास करती है। तो वही वो महाराष्ट्र से लगे हुए जिलों में निवास करती है, यही छिंदवाड़ा, बालाघाट और सिवनी। अगर आपने क्षेत्र विशेष थोड़ा बहुत भी याद कर लिया, ऑप्शन से आप कर जाएंगे। ठीक है। फिर भिम्मा जनजाति। यह जनजाति राज्य में सीमित रूप से पाई जाने वाली जनजाति है, जो गोंड जनजाति की विशेष उपजाति है। इसे मध्य प्रदेश में एक घुमंतु जनजाति माना जाता है, भिम्मा को। फिर यह महाभारत कालीन भीम से स्वयं की उत्पत्ति मानते हैं। ये स्थायी आवास नहीं बनाते एवं गोंड इनके आश्रयदाता है। मध्य प्रदेश में इनका विस्तार शहडोल, बालाघाट, टिंडोली, मंडला जिले में पाया जाता है। इनका मुख्य व्यवसाय क्या है? नाचना गाना। भिम्मा का मुख्य व्यवसाय क्या है? नाचना
गाना। फिर इनका प्रमुख त्यौहार पर्व हरेला, पोला, नवाखानी, दशहरा, दिवाली आदि है। इनकी शारीरिक विशेषताएं अन्य जनजातियों से भिन्न होती हैं। इन्हें नाटा कद की जनजाति कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है? नाटा। बिम्मा स्त्री श्रृंगार प्रिय होती है। बिम्मा समाज में 4 प्रकार के विवाह का प्रचलन है। चढ़ विवाह, लमसेना, करैली, विधवा, ये सब चूड़ी पहनाना, ये सब। फिर बिम्माओं की विशेष पहचान तूमा बाजा, इसे लौकी के तुम्बे से बनाया जाता है। ये इनके मनोरंजन का प्रमुख साधन। तो ये इंपॉर्टेंट है कि तूमा बाजा किससे संबंधित है? भिम्माओं से। तो तूमा भिम्मा ऐसे याद किए रहिएगा, ठीक है। वाद्य यंत्र है। फिर उसके बाद बिम्बाओं में 12 देव, बड़ा देव अथवा महादेव, नारायण देव, दूल्हा देव, पुरखा देव, सतमाई, देव माई, ये सब की पूजा। फिर कोरबा जनजाति एक कोल जनजाति की उपजाति है। ये मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र तथा छत्तीसगढ़ सीमा पर निवासरत है। मयारी को कोरबा जनजाति की पंचायत कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, किस जनजाति की पंचायत को मयारी कहते हैं? तो कोरबा। तो को मया ऐसे याद कर लीजिएगा कि कोरबा मयारी। फिर उसके बाद हलवा जनजाति की बसाहट मध्य प्रदेश के बालाघाट, मंडला, डिंडोरी क्षेत्र में है। फिर संतिया जनजाति, संतिया मालवा क्षेत्र की जनजाति है। संतिया मुक्ता मंदसौर, नीमच, रतलाम जिले में मिलती है। इस जनजाति के लोग खानाबदोश रहना पसंद करते हैं। ये लोग खुद को मूल रूप से राजपूत मानते हैं। तो इनका क्षेत्र क्या है? मंदसौर, नीमच, रतलाम। अब ये क्वेश्चन है तो इनको आप आराम से सॉल्व करिए और देखिए कि आपसे कितना, जैसे सॉल्व करके 2-3 बार रिवीजन लगा लेंगे तो याद हो जाएगा और बन जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा पेज ये इधर हो गया है, क्वेश्चन नंबर से आप देख लीजिएगा, ठीक है। और अगर पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी पीसेस विद अभ्यर्थी से आप जुड़ जाएं, वहाँ आपको हर चीज़ का पीडीएफ मिल जाएगा। तो थैंक यू सो मच। क्लास अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।